वन विभाग अब 40 साल बाद ये कहना चाह रहे हैं कि ये भूमि वन विभाग की है। हमारे देश कुछ ही दिन लॉकडाउन में कोरोना की कगार में थे और हमारे जो गांव है 40 साल से लॉकडाउन में है। ये लोग कहते हैं बांग्लादेशी, हम बांग्लादेशी है नहीं, हम तो हिंदू परिवार है, हम बंगाली हैं। बांग्लादेश क्या है ये हम जानते नहीं हैं। हम लोग इतने सपने देखते हैं, सारे सपने हम मतलब सोच के यही खत्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, इतना दुख है हमारे। वन विभाग वाले आके कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, आप इसको खाली कराओ। इसको तो बढ़िया हमें जेल में डाल दो, तीनों टाइम का खाना तो हमें मिलेगा। यहाँ से जीने से तो अच्छा मर ही जाए तो सबसे बेटर है। हमारा यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना रास्ता है, ना कुछ भी है, ना स्कूल है, कोई सहायता नहीं है हमारा सरकार। जो छोटे छोटे बाल बच्चे है वो उसलिए उसका क्या हालत हो जाएगा, हमारा मन में तो यही आ जाए। हम लोग तो गया और वो भी ऐसे ही हो जाए। तो हम लोग तो आदमी है ना जानवर है, ये तो जानवर समझ के रखा है। यहाँ पे मर भी जाएंगे तो कोई देखने वाला न कोई आ पाएगा गांव में, ना कोई बचा पाएगा गांव में। ये वन विभाग की जमीन से बाहर है बिल्कुल। उन लोगों ने गलत कब्जा कर लिया ना, फॉरेस्ट की जमीन तो और भी पहले से है। यहाँ की जो राजनीति थी लोकल, उसमें ये उसका शिकार हुए। जल्दी ले जा पाते हम, अगर सड़क अच्छा रहता था तो बच जाता। हाँ। क्या नाम था बेटे का? देव। हम जैसे ही मूर्ति उपलब्ध हो जाती है ये खाली करा दी जाएगी। हम बाहर चला जाए तो मैं भी चला जाऊंगी गंगा में। बांग्लादेशी जो घोषित करे गए वो अवैध है, वो इनके साथ जाती है और कोई सुनने वाला नहीं। सबको पता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पड़ते ब्रजघाट के पास गंगानगर गांव में लोग 40 साल पहले आकर बसे थे। एनडी तिवारी सरकार के दौरान इन लोगों को नसबंदी के आधार पर जमीन देने की बात कही गई थी। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि गांव के कई लोगों ने नसबंदी करवाई, जिसके एवज में सरकार ने इन्हें ये जमीन रहने के लिए दी थी, जिस पर ये खेती कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले 44 साल से ना तो कोई बिजली है, ना पानी की पूरी व्यवस्था है और ना ही सड़क इस गांव तक पहुंची है। यही नहीं, इस गांव के रहने वाले लोगों से 1999 के बाद वोटिंग राइट्स भी छीन लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें अब बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया है। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन्हें इस गांव को खाली करने का नोटिस भी दे दिया। उनका कहना है कि ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जिसके बाद से इन लोगों को अपना ये उजड़ा हुआ आशियाना भी छिन जाने का डर है। ब्रजघाट से जब हम गंगानगर की तरफ निकले तो हमारी मुलाकात अरुण मंडल से हुई। अरुण इस गांव के कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल है, और इसी मोटरसाइकिल पर बैठकर वो हमें अपने गांव तक लेकर गए। इस कच्चे रास्ते को देखने के बाद जो चौड़े चौड़े नेशनल हाईवेज दिखाकर विकास का नैरेटिव गढ़ा जाता है, वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा था। रास्ते में अरुण ने सड़क ना होने की वजह से गांव तक पहुंचने की अपनी दिक्कतों के बारे में भी बताया, और बताया कि कैसे वन विभाग द्वारा उनके 40 साल पुराने रास्ते को बायोडायवर्सिटी पार्क के चलते बंद कर दिया गया, और जो नया रास्ता है उसे भी खुदाई के जरिए बंद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे गांव से शहर जाने का यही मेन रास्ता है, जो कि
यहाँ से बरसात के समय 10 से 12 से 15 फुट पानी इस नाले पे आ जाता है। और यहाँ पर पहले सरकार जो है यहाँ पर हमारे लिए नाव का व्यवस्था करती थी, सरकारी नाव की, और अब जो वो भी व्यवस्था हमारे लिए बंद हो चुकी है और हम लोग अपने प्राइवेट नाव लगाकर यहाँ से पार आना जाना करते हैं। इतना पानी रहता है कमर से भी ऊपर, तो यहाँ से बच्चों को निकलना पड़ना और स्कूल में जाना आना इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि 3 महीने तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, और उससे जो कि हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ से 40 साल पुराना जो रास्ता है, हमारे यहाँ से ये सीधा निकलते थे, तो वन विभाग वालों ने हमारा वो रास्ता बंद करा दिया गया। उन लोगों का कहना है यहाँ डाइवर्सिटी पार्क बनेगी, तो आप लोगों को ये रास्ता बंद करा दिया जाएगा और इसके बराबर से आप लोगों को रास्ता दिया जाएगा। जहाँ से निकलते बढ़ते हैं वहाँ से भी रेत का खदान चल रहा है अभी फिलहाल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदाज में कि हमारे रास्ता को बंद करने की साजिश रची जा रही है। ये हमारे गांव में जाने आने का रास्ता है ये, तो इस रास्ते में तो पानी इतना भरा हुआ रहता है कि कहाँ खड्डा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, उसे हमें पता नहीं पड़ता है बरसात के समय। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर आसपास में ये मट्टी कटवाई जा रही है। यहाँ से ये लोग खुलेआम रात में भी दिन में भी यहाँ से मट्टी काटते हुए, देखो पूरा रास्ता जहाँ तक है हमारा वहीं तक ही कटान चल रहा है यहाँ से वहाँ तक। तो इन लोगों को हम लोग कहते हैं, मना करते, तो ये लोग कहते हैं कि हम वन विभाग से काट रहे हैं। इससे ये दिक्कतें रहेगी कि बरसात के समय पे हम लोगों को यहाँ से निकलना बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, एंट्री हमारा एकदम बंद हो जाएगा बरसात में, और इससे हम लोग यहाँ पे मर भी जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं, कोई आ पाएगा गाँव में, ना कोई बचा पाएगा गाँव में। यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हम अरुण के साथ गांव की तरफ निकले, जहां गली के दोनों तरफ कच्चे मकानों की कतार थी। गांव में हमारी मुलाकात एक पढ़े लिखे बेरोजगार युवा नितिन विश्वास से हुई, जिनके पास 70 साल पुराना हर वो सबूत है जो उनके इस देश का नागरिक होने की गवाही देता है। 80 के आसपास नारायण दत्त तिवारी का जो एक ऑर्डर था कि जितने भी भूमिहीन है रुद्रपुर नैनीताल जिले में, तो उनके लिए भूमि आवंटन कराया जा रहा है। तो तीन या 4 जिले के ऑर्डर थे उस समय। तब ये गाजियाबाद जिला हुआ करता था, हापुड़ जिला तो ये बाद में बने हैं। तो वहाँ से फिर यहाँ पर आए। आने के बाद में इन्होंने जरीब से नाप के दिए थे। नाप के देने के बाद धीरे धीरे कागज़ की प्रक्रिया चालू हुई, राशन कार्ड बने, फिर नसबंदी केस कराए। नसबंदी केस के बाद आवास के पट्टे भी दिए हैं। अब उस समय बूढ़े बुजुर्ग हमारे ऐसे थे, उनको कुछ पता नहीं था आवास के पट्टे कहाँ हैं क्या है। तो पट्टे देने के बाद में फरत में आज तक नाम भी नहीं चढ़ाए हमारे बुजुर्ग लोग, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो वो थे नहीं। तो अब ये प्रशासन वाले भी ऐसे ही हमारे साथ नाइंसाफी किया है। भूमि तो दे दिए लेकिन भूमि का पट्टा नहीं दिया आज तक। कागज है, आवास के पट्टे का कागज है। तहसील प्रशासन से हम कहते 20 साल हो गए। मेरे दादा खुद नसबंदी केस दिए थे, उनका भी एक्सपायर हो गया 3 साल पहले। हमारे पास मेरे दादाजी के डॉक्यूमेंट्स हैं नसबंदी के, और ऊपर से कहते हैं कि बांग्लादेशी। हम बांग्लादेशी कहाँ से हो गए? हमारे पास 1952 के डॉक्यूमेंट्स है, 54 के डॉक्यूमेंट्स है, 64 के डॉक्यूमेंट्स है। हमारे डॉक्यूमेंट चेक कराइए और हमें यहाँ की नागरिकता दे दीजिए। 1954 में जो छत्तीसगढ़ मानक वो सलारपुर कैंप था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है जो कांग्रेस सरकार ने जो कैंप जगह जगह पर कैंप बनाए थे कि जो भूमिहीन थे, जिनके पास कुछ नहीं थे, बंटवारे के बाद में कुछ काम धंधा नहीं थे। क्योंकि जब बंटवारा हुए थे, बंटवारा तो किसी की रजामंदी से किया नहीं था। हम लोगों किसी से रजामंदी नहीं हुई थी, बस रातों रात निशान काट दिया गया है कि भाई साहब ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हम तो मानते हैं ठीक है बंटवारा किया है, किसी ना किसी कारण हुई है, लेकिन जो उस लकीर के उस पार थे उनका क्या दोष है? जो हिंदुस्तानी है वो तो हिंदुस्तान वापस आएगा। तो उसी हिसाब से वहाँ से माना कैंप जो है, छत्तीसगढ़ थे कुछ माना कैंप थे, तो वहाँ से लाके रुद्रपुर आए थे। वहाँ के भूमिहीन के सर्टिफिकेट भी है, जिसके पास भूमि नहीं थी उनका भूमिहीन का सर्टिफिकेट है, वो भी हम लोगों के पास है। 99 में लास्ट वोट 99 में दिए थे, उसके बाद वोट काट दिया गया है, और ये वोट भी षड्यंत्र की वजह से काट दिया गया है। वन विभाग वाले आके कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, आप इसको खाली कराओ। कई बार नोटिस भी दे चुके हैं। तो हम लोगों का कहना है हम आपकी ज़मीन खाली कराएंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? अगर ज़मीन नहीं रहेगी तो हम किस काम के रहेंगे? इसको तो बढ़िया हमें जेल में डाल दो,
तीनों टाइम का खाना तो हमें मिलेगा। यहाँ से जीने से तो अच्छा मर ही जाए तो सबसे बेटर है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल पढ़ने के बाद में उनके पास ऊपर पढ़ाई लिखाई के लिए साधन तो है, लेकिन वो सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो बच्चे स्कॉलरशिप मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, और बाय द वे कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर भी लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी भरने के लिए भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए वैकेंसी भरने के लिए मूल निवास चाहिए, जाति चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, वो सब चीज़ें कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। तो अगर हम आपको एप्लीकेशन दिखाएंगे सर, तो इतने सारे एप्लीकेशन, कम से कम 50-60 एप्लीकेशन होंगे। वन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, एसडीएम, हर महीने में 2-4 एप्लीकेशन हम लोग देते हैं, उनके पास कोई सुनवाई नहीं है। नितिन से बात करने के बाद हम संकरी गलियों से होते हुए खगेन वैद के घर पहुंचे। खगेन गांव के सबसे उम्रदराज लोगों में से एक हैं, जो 42 साल पहले गंगानगर गांव में रहने के लिए आए थे। ये आवासीय पट्टा है, ये भूमिहीन का कार्ड है, कोलकाता का जमीन का कागज है। वहीं पर हमारा पिताजी वोट डाला, वो भी कागज है। हमारा तो बांग्लादेशी कोई कह नहीं सकता। अभी देखो हालत ऐसा है, या फॉरेस्टर वाले लग गया, फॉरेस्टर वाले के तुम्हारा गाँव उजाड़ कर देंगे, तुम्हारा फलाना कर देंगे। हमारा डर लगता है, हमारी बात कोई सुनते भी ना है। तो हम लोग यहीं बार क्या करूँगा और क्या करके हम जाएंगे और क्या देख के जाएंगे। हमें तो वहाँ तो हो गया, हमें तो मरने का टाइम हो गया। जो छोटे छोटे बाल बच्चे है वो उसलिए उसका क्या हालत हो जाएगा। हमारे मन में तो यही आ, हम लोग तो गया और वो भी ऐसे ही हो जाए। तो फिर बोलो आश्वासन देता है, हाँ हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। जहाँ जाएंगे जाता है, अरे भागो 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 भागो, तो हमारे कुत्ते का समझ। तो हम लोग तो आदमी है ना जानवर है, ये तो जानवर समझ के रखा है। यहाँ आकर हमने जाना कि किसी गांव में बिजली ना होने से वहां रहने वालों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान के गांव-गांव में लाइट पहुंच गया, हमारा गांव में तो लाइट है नहीं। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा होगा कि वो वहाँ पे भी गांव है। सौर ऊर्जा लगा हुआ है। इस टाइम सर्दी का मौसम है, धूप नहीं निकलता है 4-5 दिन, तो जो है वो बल्ब भी नहीं जलता है। फिर डिबिया का इस्तेमाल करते हैं, डीजल ला के, डीजल से डिबिया जला के गुजारा करते हैं। सर ऐसा ही हम ये छोटे छोटे सौर ऊर्जा और ये बैटरी लगा रखे हैं, इसलिए इससे हम थोड़ा बहुत लाइट का प्रबंध कर रखा है, इसी से ही हमारा गुजर बसर होता है। जब धूप निकलना बंद हो गया तो फिर हम अंधेरे के अंधेरे में ही है। अंधेरे के अंधेरे में। और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कहना है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को? प्रशासन के लिए हम भी कई बार जा चुके हैं कि हमारे वहाँ लाइट वाइट के प्रबंध कीजिए, हमारे वहाँ पे कुछ सुविधा है। तो ये लोग इन लोगों का ये कहना है कि आप लोगों का नागरिकता नहीं है, आप लोगों को जब नागरिकता दी जाएगी तो अपना प्रशासन तुम्हें सारी सुविधाएं कराएगी वहाँ। अब हमें जो है पूरा उम्मीद है 2024 में मोदी सरकार और हमारे योगी सरकार जो हमारे लिए कुछ करेगा। विनीता एक हाउसवाइफ हैं और खेतीबाड़ी के जरिए अपने परिवार को पालती हैं। विनीता ने बताया कि कैसे इस गांव में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे जो हालत है बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे ना किसी का सुनवाई होती है और ना कोई मतलब कमाने धमाने का कोई साधन नहीं है। और पहली लेडीज़ों का तो बहुत समस्या है, क्योंकि जो डिलीवरी का केस होता है, जो बुखार बीमारी का केस होता है, तो वो हम लोग जा पहुँच नहीं पाते वहाँ पे। कोई हमारे बच्चे ऐसे हैं कि कहते हुए बहुत मतलब फीलिंग दुख होती है कि रास्ते में भी डिलीवरी हो जाती है, जा नहीं पाते, ना कोई गाड़ी है ना कोई साधन है। हम लोग ऐसे दुखी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डॉक्टर दवाखाना है, ना स्कूल है, ना बच्चे ठीक से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। शहरों में देखो जो दूध पीते बच्चे भी स्कूल जाते हैं। यहाँ 10-12 साल होंगे तभी जाके स्कूल में पढ़ाई करेंगे, और बाकी ऐसे ही घूमते रहेंगे। हम लोग इतने सपने देखते हैं, सारे सपने हम मतलब सोच के यही ख़त्म कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इतना दुख है हमारे, हम कहते हुए भी हमारे दिल रो रहे हैं कि हम कैसे कहें, किससे कहें। हमारे यहाँ कोई बेटी दे नहीं सकते, देते नहीं है, कि यहाँ का कोई वोट राशन कार्ड नहीं है और इनका कोई साधन नहीं है, सरकारी साधन हम अपनी बेटी नहीं देंगे। हमारे बच्चे ऐसे ही देखो कितने बड़े बड़े हो गए, इनकी शादी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारे बात पहुँचे और हमें जैसे कि लोग बागों सब जगह है वैसा हमारी भी हो,
बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे सरकार। हमारा जैसे कि माँ बाप है नहीं तो थोड़ी बहुत हमारे लिए माँ बाप बन जाए। दीपाली राय से जब कोई उनके बेटे देव के बारे में पूछता है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं, क्योंकि मामूली से पेट दर्द का वक्त पर इलाज नहीं हो सका और उनके बेटे देव ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस देर की वजह गांव में आई बाढ़ थी, जिसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर रखे थे। कुछ नहीं हुआ, वो रात को उल्टी हुआ था। बीमार हो गया था? नहीं, हाँ उल्टी, अचानक उल्टी हो गया था रात को। और पानी भरा हुआ था रास्ते में, पानी की वजह लेट हुए। बरसात का पानी था भरा हुआ? हाँ। और डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए आप? नहीं। कितने साल का बच्चा था? 15 साल का। एक ही लड़का था। और एक ही लड़का। क्या लगता है आपको, किसकी गलती है इसमें? जल्दी ले जा पाते हम, अगर सड़क अच्छा रहता था तो बच जाता। हाँ। क्या नाम था बेटे का? देव। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7वीं क्लास में। कुछ कहना चाहती है? नहीं। एक बार रात में उल्टी किया, 1-2 बार करने के बाद में रात में किसी वजह से हम लेके नहीं जा पाए वहाँ अस्पताल तक। सुबह जब हम डॉक्टर के पास गए तो इसे मृत घोषित कर दिया गया। तो रात में बाढ़ की वजह से नहीं लेकर? बाढ़ की वजह से पूरे रास्ते में ही पानी भरा हुआ था उस टाइम। अब जाने की गांव से निकलने का कोई सुविधा ही नहीं था उस टाइम गांव से। तो जब हम सुबह किसी हालत में पहुंचे डॉक्टर तक तो इसे मृत घोषित कर दिया गया। अरुण मंडल ने हमें गांव का मंदिर भी दिखाया और बताया कि कैसे वन विभाग ने गांव में उनका मंदिर तक नहीं बनने दिया। ये हमारा गांव का, गंगानगर गांव का केंद्र है। ये पूरा एरिया ये हमारा केंद्र है। ये हमारे काली माता का मंदिर है, जो हम इसको बना रहे थे मंदिर को। ये जो अधूरा मंदिर बना, हमारा ये मंदिर अधूरा रह गया, इसको हम बना रहे थे। जैसे भी गरीब आदमी चंदा पंदा कर करा के इधर उधर से मांग के लोगों से, तो इसको भी रोक दिया गया। वन विभाग वालों का कहना है कि ये भूमि वन विभाग की है, आप लोग यहाँ मंदिर नहीं बना सकते। तो इसी वजह से हमारे ये मंदिर भी आज रुका हुआ है। फिर हमारे यहाँ बजरंगबली का मंदिर भी है, यहाँ पे पूजा वूजा करते रहते। पूरा टोटल गांव सनातन धर्म के हैं यहाँ पर जुड़े हुए। हम लोगों को अभी बांग्लादेशी समझा जा रहा है। हम 12 महीने में 13 पूजा करने वाले हैं। सनातन धर्म में जितना पूजा हम बंगाली लोग करते हैं, शायद तक सनातन धर्म में कोई ऐसा वो आदमी नहीं है जो कि इतना पूजा करते हैं। जब इस गांव के लोगों के पास 1999 तक वोटिंग राइट्स थे, तब ऐसा क्या हुआ कि बाद में इनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया? साल 1984 में जाके हमारा वोट बना। हमने विधानसभा, लोकसभा, ग्राम सभा सब वोट भी दिया है यहाँ पर, और किसी कारण पे हमारा वोट कट गया। यहाँ राजनीति के चक्कर में जो है, जैसे किसी गांव से 2 या 3 खड़े हो गया तो हमने किसी को वोट नहीं दिया, तो इसी राजनीति के चक्कर में हमारा वोट काट दिया गया। फिर यहाँ हम जब जाते हैं तो कहता है कि LI रिपोर्ट लगाया कि तुम बांग्लादेशी हो, इसके लिए तुम्हारा वोट नहीं बन रहा है। जो लोग आते और जाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि यहाँ तुम रहते कैसे हो। सर हम तो बांग्लादेशी है नहीं, बांग्लादेश क्या है ये हम जानते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं बांग्लादेशी, हम बांग्लादेशी है नहीं। बांग्लादेश क्या है ये भी हम जानते नहीं कि बांग्ला कहाँ है, बांग्लादेशी किसे कहते हैं। हम तो हिंदू परिवार है, हम बंगाली हैं, ये तो हम जानते हैं। हमें अब उम्मीद लगता है कि जो BJP सरकार बना है अभी, हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमारा कुछ कार्य कर सकता है। हमारा पूरा उम्मीद है
कोई हमारा कोई नहीं देखता है, कोई नहीं कुछ कर पाते। क्या करूँ, हम कहाँ जाऊँ? अब जब यहाँ बैठा हूँ, अब तो हमारा कुछ नहीं है, जाने का जगह भी ना है। कहाँ जाऊँ? बाल बच्चा तो ऐसा ही पड़ा है, स्कूल भी ना है। देखो हमें ऐसे ऐसे झोपड़ी में देखो पानी भी गिरा दिया, क्या करूँ? हम घर चला जाए तो मैं भी चला जाऊंगी गंगा में। हम तो यहाँ से जाने का ना है, मर जाओ यहाँ। गंगानगर गांव की हालत देखने के बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। गढ़मुक्तेश्वर के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर करण सिंह ने बताया कि कैसे पेड़ लगाने के यूपी सरकार के टारगेट को पूरा करने के लिए गंगानगर गांव को खाली करवाया जा रहा है। करण सिंह का कहना है कि 1 साल के अंदर अंदर गंगानगर गांव की भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में ले लेगा। इन लोगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा 60 हेक्टेयर ज़मीन पर। इन्हें बेदखली के नोटिस जारी हो गए हैं डीएफओ साहब की तरफ से, और ये पूरी ज़मीन खाली कराई जाएगी। फॉरेस्ट की ज़मीन किसी को देने का अधिकार नहीं है, नंबर 1। फॉरेस्ट धारा 26 जब हो जाता है तो आरक्षित एक रिजर्व हो जाती है ज़मीन। रिजर्व पेड़ पौधे लगाने के लिए रिजर्व कर दी जाती है। पेड़ पौधे लगेंगे, जीव जंतु उसमें रहेंगे, और किसी को खेती करने के लिए या पट्टे पर नहीं दी जाती है। वन विभाग ने अपनी ज़मीन का, हमारा गजट है, हमारा नक्शा है, हमारे गजट के अनुसार हमारी ज़मीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन को खाली कराने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया। इसमें सब में वृक्षारोपण कार्यक्रम आजकल 35 करोड़ का टारगेट पूरी यूपी में चल रहा है। हमारे ज़िले का भी इसमें टारगेट है, तो उसके तहत इस पूरी ज़मीन को खाली करा के, अतिक्रमण खाली करा के वृक्षारोपण किया जाएगा। अब जैसे ही फोर्स से उपलब्ध हो जाती है, ये खाली करा दी जाएगी। हमारे वृक्षारोपण अभी करे गए थे, तो वृक्षारोपण के सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए खाई खुदाई जाती है, सुरक्षा खाई। तो जो हमारा चिन्हित होते हैं ज़मीन, वृक्षारोपण के लिए स्थल चिन्हित होते हैं, उसकी सुरक्षा पशु, आवारा पशु ना घुसें उसमें, उसके लिए खाई बनाई जाती है। तो हमारी अपनी ज़मीन है, उस पर तो हम अपना खाई खोद कर बीज बुआन करते हैं, खाई खोदते हैं। किसी का रास्ता नहीं रोका गया, लेकिन फॉरेस्ट का है वो ज़मीन, वो तो बंद करा जाएगा, तभी पार्क का मकसद पूर्ण हो पाएगा। गांव नहीं, ज़मीन खाली हो जाएगी। जो ज़मीन है, जो गांव का एरिया थोड़ा जो गांव बसा है, उसे छोड़ने के बाद खाली करा दिया जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि जितने में रिहाइश है, बस जब तक वो अपनी ज़मीन, गांव घरों का इंतजाम दूसरी जगह करते हैं, तो उससे पहले जो खेती की ज़मीन है उसे खाली करा दिया जाएगा। उन लोगों ने गलत कब्जा कर लिया ना, फॉरेस्ट की ज़मीन तो और भी पहले से है। इमरान अली गढ़मुक्तेश्वर के पुराने पत्रकार हैं। इमरान ने बताया कि कैसे गंगानगर के लोग राजनीति की भेंट चढ़े और इन्हें बांग्लादेशी बना दिया गया। बंगाल से विस्थापित होकर जो परिवार उत्तराखंड तब नहीं बना था, नैनीताल वगैरह में अपना पड़ाव डाला था, तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे। उन्होंने नसबंदी ऑपरेशन की एवज में इन्हें यहाँ 100 गज के तकरीबन 125 परिवारों को पट्टे दिए थे। तभी से ये लोग यहाँ आ गए थे। इन्हें बलवापुर गांव के बराबर में एक एलएमसी की भूमि थी, जो सरकारी ज़मीन होती है, उसमें पट्टे दिए गए थे। लेकिन ऑलरेडी वहाँ कुछ दबंग लोग काबिज बैठे थे, तो इन्हें कब्जा नहीं मिल पाया। उस वक्त इन्होंने गंगा के जलधारा के बीच में जाके जो एक टापू था, वहाँ इन्होंने अपनी रिहाइश बना ली थी, और आज भी वो उसी रूप में तब से लेके 82 से और यहीं बराबर रहते आ रहे हैं। इनके नाम राशन कार्ड भी बने, वोटर आईडी भी बनी, फिर इनके नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज हुए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता, प्रधानी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनमें इन्होंने वोट भी डाला। तब यहाँ की जो राजनीति थी लोकल, उसमें ये उसका शिकार हुए। एक प्रत्याशी को वोट दिया, एक प्रत्याशी हार गया। जो हारा हुआ प्रत्याशी था, उसने इस चीज को हाईलाइट किया और इन्हें बांग्लादेशी नैरेटिव से ये करके इन्हें एक टारगेट बनाया। उसी में ये नुकसान आज तक झेल रहे हैं और इन्हें अपना मकाम नहीं मिल पाया है। वन विभाग के पास गंगा नदी के किनारे बहुत अधिक जमीन है, लेकिन वो जब भी टारगेट करते हैं
इन्हीं को करते हैं। बहुत सारे लोग हजारों बीघे जमीन अकेले रहरवा, किरयावली, शकरा, टीला गांव है बहादुरगढ़ क्षेत्र का, वहाँ है इनकी वन विभाग की, और हर साल लोग उसमें अवैध रूप से फसलें बोते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस 40-42 साल के लंबे पीरियड में आज तक उनकी एक भी एक्टिविटी कानून के खिलाफ, क्षेत्रीय सामाजिकता के खिलाफ या मतलब धर्म के खिलाफ कभी कोई नहीं रही। कोई इस तरह का मामला आया ही नहीं है आज तक। इनकी समस्या का निदान होना चाहिए। अगर वन विभाग ये कहता है कि ये जमीनें इनकी नहीं है, ये इन्हें आवंटित नहीं हुई है, ये हमारी है, तो फिर इन्हें जो आवंटित हुई थी इन्हें कम से कम वहां पोजीशन मिले। भाई वहां से हटा के इन्हें वहां पोजीशन दे दिया जाए। इमरान अली ने जिस राजनीति की बात की उसकी तह तक जाने के लिए हमने दिनेश खेड़ा से मुलाकात की, जो एक समाज सेवी है और किसान संगठन BKU टिकैत से जुड़े हुए हैं। दिनेश खेड़ा ने गंगानगर गांव वालों की हर मुश्किल घड़ी में मदद की। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर गंगानगर गांव है वो वन विभाग की जमीन नहीं है, और साथ ही उन्होंने उस लोकल नेता की भी बात की जिसकी वजह से गंगानगर गांव में रहने वालों को बांग्लादेशी समझा जाने लगा और उनसे वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया गया। यहाँ ये गैपिंग की जमीन में बसाए गए थे। गैपिंग का अर्थ समझा दूं मैं, यदि अमरोहा की जमीन नापते हैं तो वो पूरी हो जाती है। इधर हापुड़ गाजियाबाद था, तब गाजियाबाद की नापते थे, वो पूरी हो जाती थी। बीच में लगभग 2 किलोमीटर का गैप बचता था जिसका कोई मालिक नहीं था, आज तक भी नहीं है। आज तक भी इनकी जहां कॉलोनी बसी हुई है, हमने देखा है, उससे देखा सैटेलाइट से, इनकी कॉलोनी आउट है। मैं आपको बता दूं, वन विभाग ने जब अपनी बताई इस जमीन को, हमने 1 हफ्ता, क्योंकि हमें सारी स्टडी है, हमने सारी स्टडी कर रखी है इनके बारे में, हमने 1 हफ्ता DFO कार्यालय पर ताला मार के और ये कहा कि करिएगा अपनी जमीन सिद्ध कहाँ है, नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए। अब वो तो उनकी तो मजरीब है, उन पर ना पे वे कहीं भी कुछ भी बता दो, इन पे हम पे क्या रखा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये वन विभाग की जमीन से बाहर है बिल्कुल। ये वार्ड मेंबर भी बने 2-3 चुनाव में, इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के उसमें चुनाव में वोटें डाली हैं, लेकिन एक प्रधानी के चुनाव में इन्हें दूसरे प्रधान को सपोर्ट कर दिया, दूसरा प्रधान बन गया और उसने साजिश के तहत इन्हें बांग्लादेशी बता के इनकी वोटें वगैरह वो कटवा दी। छत्तर सिंह यादव मौजूद उस टाइम के निवर्तमान प्रधान थे, छत्तर सिंह यादव, उन्होंने इनके साथ साजिश रची। उन्होंने LIU वालों से मिलकर LIU की रिपोर्ट गलत लगवाई। बांग्लादेशी जो घोषित करे गए वो अवैध है, वो इनके साथ जाती है, और कोई सुनने वाला नहीं, सबको पता है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले में CS यादव का नाम आने के बाद हमने फोन के जरिए उनसे बातचीत की और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि गंगानगर गांव के लोगों की वोट काटने में उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उन्होंने बकायदा इनकी मदद की है। सर, लोग कह रहे हैं आपकी वजह से वोट कटा। मेरी वजह से काहे में कटा? मैं कोई अधिकारी हूँ, मैंने काट दिया। मैंने इनकी जो है काफी प्रयास करा, वोट बनवाई। वोट के लिए जब इनकी शिकायत हुई तो उस पर भी LIU की जो जांच आई थी उसमें भी मैंने काफी सपोर्ट करा। अच्छा, ये दरअसल में जब LIU की रिपोर्ट आई, ये अपने आप को साबित नहीं कर पाते। मैंने पुणे प्रार्थना पत्र दिया DM के आगे, ये निष्पक्ष जांच नहीं है जी, दोबारा जांच कराई जा। अच्छा, उसके बाद में मेरा संपर्क नहीं रहा। मैं दरअसल में ADGC हो गया था, तो मैं यहाँ से चला गया हापुड़। वो किसान यूनियन वालों के साथ रैली मचाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, और उससे धरना प्रदर्शन से तो प्रशासन जो इनके खिलाफ हो गया। बाकी इनमें दरअसल में पार्टीबाजी है, इनमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप किसान यूनियन के पास में जाता, एक हमारे संपर्क में रहता, तो इसलिए जो है इनमें आपस में नेतागिरी खींचाता नहीं रहे, एक उधर को खींचे, एक उधर को खींचे, एक राह नहीं है ये लोग। इनकी जमीन कहाँ है सर? बलवापुर है माजरा, उसके पास में गंगा जी के उल्ली तरफ है। ये बसे हुए गंगा जी के टापू पर, गलत बसे हुए हैं ये। जहाँ इनके पट्टे वहाँ नहीं है, जो जमीन जोत रखी है वो सब फॉरेस्ट की है।
उसका कोई पट्टा नहीं इन पर। इन्हें केवल आवासीय पट्टे मिले थे 100-100 गज के, खेती का कोई पट्टा नहीं था। मैंने तो इनके इस चुनाव से पहले फार्म भरवाए और बोर्ड बनवाने के लिए सारी व्यवस्था हो गई थी। यदि वो NRC वाले फार्म ना भरे तो संभवतः इस चुनाव से पहले भी इनकी वोट बन जाती। यदि वो फार्म ना बनते तो अब कह इनकी वोट बन सकती थी। फिर SDM साहब ये कहने लगे अब तो ये खुद ही अपने आप को विदेशी बता रहे हैं। वकील साहब बताओ कैसे बना रहे इनकी। तो ये है कहानी भारत की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर बसे गांव गंगानगर की, जो बताती है कि कैसे इस मुल्क में लोग राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं और कैसे एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने के लिए उन्हें बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है। अपने ही मुल्क में आज ये लोग ना सिर्फ अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि अपने उजड़े हुए आशियाने को भी महफूज रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब मोदी सरकार द्वारा CAA कानून लागू किए जाने के बाद इन लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद बंधी है। हालांकि जमीन छिन जाने का खतरा अब भी इनके लिए गले की फांस बना हुआ है, लेकिन आज भी इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है।